नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल अपना छठियार में। इस खास सीरीज में बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की और उनका देखते हैं कि आज चर्चा में क्या रहे हैं। तो इनको अपडेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल अपना छठियार और उसको बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। आज का पहला प्रश्न है, एक्रॉस योजना का संबंध किससे है? तो आपको बता दें, जो एक्रॉस योजना है, अगर इसकी कहीं फुल फॉर्म आपसे आ जाती है तो इसकी फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम इसकी बात करें कि है किससे संबंधित, ये वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग प्रक्षेपण प्रणाली एवं सेवाओं से संबंधित है। ये इसकी फुल फॉर्म भी है और इसको किया क्या गया है अभी हाल ही में 2021 से लेकर 2026 तक के लिए इसको फिर से स्वीकृति दे दी गई, इसको आगे बढ़ाने के लिए। ध्यान रखना, अगर इसमें वर्ष आए तो वर्ष है 2021 से 26। अगर इसका यूज देखें तो ये जितनी भी जलवायु घटनाएं होती हैं उनकी सटीक सटीक आपको जानकारियां देगा। चक्रवात तूफान हो या फिर तूफानी लहरें हो, हीट वेव्स हो, वर्षा हो, तड़ित झंझा हो, उसके बारे में ये सारे आपको पहले से आपको बता देगा। जिससे फायदा क्या होगा, ना केवल आपको जो एविएशन सेंटर हैं, जितने भी विमानन क्षेत्र हैं, उनकी आवाजाही में आपको सटीक जानकारी मिल सकेगी। उसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी आपको पहले से सूचना मिल जाएगी अगर कहीं पर कोई वर्षा होने वाली है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आपदा से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे भारी मात्रा में धन और जान माल के नुकसान को कमी की जा सकती है। और इसके अगर नोडल एजेंसी की बात की जाए, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो एक्रॉस योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। आइए बात करते हैं पावर योजना का संबंध किससे है। तो हम बात करें अगर पावर योजना का संबंध अगर किसके किया जा रहा है, तो पावर योजना का संबंध महिलाओं के लिए अनुसंधान में अवसरों को प्रोत्साहन देने के लिए इसको बनाया गया है, पावर योजना को। तो अगर हम इसके ऊपर अगर हम देखें इसमें और क्या पढ़ना चाहिए पावर योजना में, तो इसको सर्व अर्थात साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड द्वारा इसको चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत साइंस और इंजीनियरिंग क्षेत्र में महिलाओं के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का इसमें मुख्य कार्य किया जाएगा, जिससे क्या हो, महिलाओं का नेतृत्व भी बढ़ सके। साथ ही साथ इसके अंतर्गत इसमें महिलाओं को न केवल आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, बल्कि अगर वो कोई रिसर्च करेंगी तो शोध अनुसंधान में भी उसमें क्या किया जाएगा, उनकी सहायता की जाएगी। क्योंकि अगर पूरे विश्व में देखें, अभी तक महिलाओं की साइंस और इंजीनियरिंग क्षेत्र में केवल 30% हिस्सेदारी है। अगर हम बात करें साइंस क्षेत्र में, तो जहां हर 9 में से 1 आदमी साइंस क्षेत्र का ग्रेजुएट है, तो वहीं महिलाएं 14 में से 1 हैं। अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में देखें तो हर 5 में से 1 इंसान इंजीनियरिंग क्षेत्र का ग्रेजुएट है, तो महिलाएं 20 में से 1 हैं। ये दिक्कत है। तो ध्यान रखना, पावर योजना महिलाओं को एम्पावर करने के लिए चलाई जा रही है। आज का अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी युवा संगठन मित्र मेला की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो ध्यान रखना, मित्र मेला ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपको आंसर होगा, मित्र मेला की शुरुआत विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने मिलकर 1899 ईस्वी में महाराष्ट्र में की थी। अगर हम बात करें विनायक सावरकर की, जिनको आप सावरकर के नाम जानते हैं, तो काफी इस टाइम चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग उनको मानते हैं कि ये देशद्रोही हैं, कुछ लोग मानते हैं कि भारत रत्न से ऊपर हैं। तो इनकी बात की जाए तो इनका जन्म 1863 में नासिक, जो कि आपके महाराष्ट्र में है, वहां पे हुआ था। इन्होंने मित्र मेला के साथ साथ अभिनव भारत समाज और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना में सहयोग दिया है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काफी का महत्वपूर्ण योगदान करता रहे हैं। और जब 1939 में जब कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, वहां से विधानसभा से इन्होंने अपनी सीटें नहीं, वहां से हट गए थे, तो इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम लीग से मिलकर हिंदू महासभा के साथ इन्होंने क्या किया था, कुछ प्रांतों में जैसे सिंध है, पश्चिमी पाकिस्तान जो इलाका जो उस टाइम बन गया है, उस क्षेत्र में क्या किया था, अपनी सरकार बनाई थी। इसके अलावा बात की जाए कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ये किताब सावरकर ने लिखी है। इसके अलावा इन्होंने जो इनकी काफी विवादास्पद और डिबेटेबल जो बुक है, वो उसका नाम है हिंदुत्व, उसकी भी रचना इन्होंने की है, क्योंकि हिंदुत्व में ही इन्होंने 2 राष्ट्र के सिद्धांत की बात कही है, तो जिससे कहीं ना कहीं इनकी तुलना जिन्ना से कर दी जाती है। आज का अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी, जिसको हाइड्रोजन रिच कंप्रेस नेचुरल गैस कहा जाता है, इसका प्रमुख लाभ क्या है? इसके मेन लाभ तो हैं, तो इसका प्रमुख लाभ की अगर बात की जाए तो इसका प्रमुख लाभ ये है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, उसके उत्सर्जन में 70% तक कम कर देगा। तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि क्या हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी से जो चलने वाले वाहन होंगे, उनमें क्या कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन शून्य कर दिया जाएगा? तो शून्य नहीं होगा, लेकिन 70% तक कम होगा। और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पर बसें चलाई हैं। अगर हम देखें इसके और फायदे क्या होंगे, तो इसको वहां पर यूज किया जा सकता है जहां पर गैसोलीन का उपयोग करते हैं, डीजल इंजन का उपयोग करते हैं, या फिर एलपीजी जिसमें मुख्यतः प्रोपेन गैस होती है, उससे कोई जो चीजें चलाती हैं, उसके ईंधन के ये रिप्लेसमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को जो 70% कम करेगी, वहीं ये ईंधन के ऊपर 5% बचत करेगी।
साथ ही साथ इसको भारी जो बोझ ढोने के लिए अगर कोई इंजन है उनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सीएनजी काफ़ी पहाड़ी इलाके में नहीं चढ़ सकते हैं और साथ ही साथ जो वाहन है काफ़ी बोझा नहीं उठा सकते, उसके उसमें ये थोड़ा इसको पावर पहुंचाएगी। साथ ही साथ इसमें क्या एक और फायदा क्या है कि जो सीएनजी जो इंजन से चल रहे हैं उन्हीं में थोड़ा बहुत आपको मॉडिफाई करके क्या करेंगे, उसको एस सीएनजी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इसमें दिक्कत क्या है कि अभी इनमें क्या अनुपात रहना चाहिए हाइड्रोजन सीएनजी का, इसमें थोड़ी दिक्कत है और ये काफ़ी अभी रिसर्च का विषय हुआ है, तो इसमें ये चर्चा चल रही है। आज का अगला प्रश्न है, सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सूचना विश्लेषण और प्रबंधन केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में, जिसको पहले गुड़गांव कहा जाता था, वहां पर स्थित है। तो ध्यान रखना, गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम है। अगर हम बात करें सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र के बारे में, इसको 2014 में स्थापित किया गया था। बेसिकली ये कहता था क्या है, नेवी और कोस्ट गार्ड के जितना होता है उनसे ये कोऑर्डिनेट करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं और समुद्री क्षेत्रों में आपके जो भारत का तटीय क्षेत्र है उसमें कौन सी हलचल चल रही है उसके बारे में क्या करते हैं, जानकारियां इकट्ठी करके एक समन्वय चीज बनाते हैं। क्योंकि 26/11 जब भारत में हमला हुआ था तो तब से इन्होंने क्या है, समुद्री इलाके में चाहे वो अरब सागर हो या फिर हिंद महासागर हो और बंगाल की खाड़ी हो, वहां पे इन्होंने क्या किया है, निगरानी काफी सख्त कर दी है। ये क्या करते हैं, ये वहां पर NC3 और इंटेलिजेंस सिस्टम का वर्क करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट करते हैं कोस्टल एरिया का निगरानी करके, इसमें ये काम करते हैं। तो इसके बारे में इनकी बात का ध्यान रखिएगा। आपका आज अगला प्रश्न है कि गिरनार पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, गिरनार पर्वत का आंसर होगा आपका गुजरात, क्योंकि गुजरात के जूनागढ़ के पास स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि जूनागढ़ वही है जहां पर आज़ादी के बाद में इन्होंने क्या किया गया था, यहाँ पे ये शामिल नहीं हुए थे देश के अंदर, तो यहाँ पर एक कार्रवाई के दौरान को देश के अंदर शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना, अगर आपका प्रश्न आता है गिरनार पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये गुजरात राज्य के अंतर्गत स्थित है। और गिरनार पर्वत की और विशेषताएं देखें, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए उनका मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा अगर जैनों से देखेंगे, यहाँ गिरनार पर्वत जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि उनके 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को यहाँ पे निर्माण प्राप्त हुआ था, अर्थात उनको उनके यहाँ पे मुक्ति प्राप्त हुई थी, उनको मृत्यु हुई थी इस जगह पे। आज का अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी? क्वेश्चन ध्यान रखना, ये आजादी के पहले का क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, किस अधिनियम द्वारा जो इलेक्शन सिस्टम था उसके सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी? तो इसको भारत शासन अधिनियम 1909, सॉरी भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। इसी का दूसरा नाम है माल्य मिंटो सुधार, क्योंकि उस टाइम पे ये सचिव थे और वहां के माल्य तो मिंटो उनके नाम से रखा गया है। इसके अलावा देखा जाए कि जो 1909 में भारत शासन अधिनियम परिषद अधिनियम था, इसमें न केवल चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली, बल्कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व पहली बार स्टार्ट किया गया। साथ ही साथ केंद्र और जो विधान परिषद थे उनको उनके सदस्य थे, उनको कुछ ही मात्रा में सही लेकिन सीमित मात्रा में अधिकार पहली बार यहाँ से ही मिले थे। तो माल्य मिंटो सुधार भारतीय इतिहास के लिए काफी मील का पत्थर एक पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आज का अगला प्रश्न है, किन देश द्वारा क्रिप्टो करेंसी जारी की गई है? मतलब क्रिप्टो करेंसी है, आपको पता होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, एक डिजिटल करेंसी होती है, जैसे आपने इसमें बिटकॉइन नाम सुना होगा। तो इन्होंने क्वेश्चन आपसे ये है कि किन देशों द्वारा क्रिप्टो करेंसी जारी कर दी गई है, उनको मान्यता दे दी गई है। तो इसमें आपसे पहला आपको बता दें, जो सबसे पहला देश, अग्रणी देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी है, वो मध्य अमेरिकी ये है अल सल्वाडोर। जिसका मैप आप देख लीजिए, अल सल्वाडोर कहाँ पे, अगर आप ऊपर से आएंगे यूएसए, मैक्सिको और नीचे से आप जाएंगे आप यहाँ पे पनामा है, पनामा यहाँ लहर भी, सॉरी एक नहर भी है, वहीं पर आप देखिए ये जो प्रशांत महासागर पे लगा हुआ है ये अल सल्वाडोर, इसकी बात कही गई है। और अल सल्वाडोर अमेरिका का इकलौता ऐसा, यहाँ पर जो मध्य अमेरिका है वहाँ पे इकलौता ही राज्य है जो कि केवल प्रशांत महासागर तरफ खुलता है। बाकी यहाँ पे जितने भी आप देखिएगा, होंडुरस है, ग्वातेमाला है, कोस्टा रिका और पनामा है, ये प्रशांत महासागर और इस टाइप अटलांटिक महासागर और एक तरफ प्रशांत महासागर, दोनों से इनकी तटरेखाएं मिलती हैं। तो अल सल्वाडोर इकलौता ऐसा देश है जिसकी तटरेखा केवल प्रशांत महासागर से मिलती है यहाँ मध्य अमेरिका वाले देशों में। दूसरा क्या है, इसने ही क्रिप्टो करेंसी को पहली मान्यता दी है। क्योंकि आपका प्रश्न ये है कि किन देशों द्वारा क्रिप्टो करेंसी जारी की गई है अभी तक, तो इसका आप आंसर देख लीजिएगा, ये तुर्की, अल्जीरिया, ईरान, इराक, मिस्र, उसके अलावा कोलंबिया और बोल्विया, जो यहाँ पे कोलंबिया यहाँ पे इसने भी इसको मान्यता दे दी है, साथ साथ बोल्विया है। इन देशों ने क्या किया है, मान्यता दे दी है क्रिप्टो करेंसी को। भारत में क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो डिजिटल मुद्रा के लिए अभी लगातार आरबीआई द्वारा निगरानी की जा रही है और वो उन पर चाह रहे हैं, उन पर रोक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अभी हाल कुछ दिन पहले क्या हुआ था, इन्होंने क्रिप्टो करेंसी की मान्यता को लेकर इन्होंने रद्द करने की बात कही थी। उसी दिन शेयर मार्केट 1000 पॉइंट से नीचे, निफ्टी सेंसेक्स जो था वो नीचे गिर गया था। इसके अलावा इस क्रिप्टो करेंसी के लिए देश में क्या किया गया है, गर्ग समिति बनाई गई। तो गर्ग समिति की सिफारिशें ये थी कि इसमें
क्या करे, जो केंद्रीय बैंक है अर्थात आरबीआई है, वो उन पे निगरानी रखे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वो अपनी डिजिटल करेंसी लाए और उन पे अपना कार्य करे। ये ऐसी बात है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर देश के अंदर चल रही है। इसी के साथ आज का जितना करंट अफेयर था उनको मैंने आपने बता दिया है, उनको समझा दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आएंगे। अगर आपका चाहते हैं कि इसको आप इसी रूप में पीडीएफ फॉर्म मिल जाए तो आप अपना ईमेल अकाउंट एड्रेस लिख लीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आपको भेज दिया जाएगा। नहीं तो इसी तरीके और भी सेशंस को जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकाश आचार्य के साथ। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथ शेयर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।